मौद्रिक नीति का अर्थ, परिभाषा व उद्देश्य देखने के बाद आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरणों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मात्रात्मक साख नियंत्रण के उपकरण और चयनात्मक साख नियंत्रण के उपकरण। इस नाम से स्पष्ट है, मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपकरण का तब यूज़ किया जाता है जब अर्थव्यवस्था की सभी क्षेत्रों पर समान प्रभाव डालना होता है। या हम ये कह सकते हैं कि मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर या संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। वही चयनात्मक साख नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र को चयनित करके उसमें साख को नियंत्रित किया जाएगा। मात्रात्मक उपकरण में देखते हैं बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों या अन्य मौद्रिक संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी विनिमय बिलों की पुनः कटौती करता है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम बोले तो ये वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने मेंबर्स बैंकों को और अदर इंस्टीट्यूशंस को ऋण देता है। सिंपल। अब जब इसका यूज़ किस तरह से होता है, जब मुद्रास्फीति की स्थिति है अर्थव्यवस्था में, तो क्या होगा, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा, ब्याज दर बैंक दर में वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे आरबीआई के द्वारा बैंकों को मुद्रा की पूर्ति कम होगी। इसी तरह जब मंदी की स्थिति है तो बैंक दर को कम कर दिया जाएगा ताकि मेंबर्स बैंक को कम ब्याज दर पर आरबीआई से ऋण मिल जाए। ठीक है, सेकंड नंबर पढ़ते हैं खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाओं का अभिप्राय है केंद्रीय बैंक के रूप में, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, इसके द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। कैसे करेंगे, जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो क्या किया जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों को विक्रय किया जाएगा, बेचा जाएगा। ये एक सरकारी प्रतिभूतियाँ वैसे ही हैं जैसे हम किसी को गिरवी रखते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं। तो सरकारी प्रतिभूतियों को विक्रय किया मतलब बेचा, तो प्रतिभूतियाँ जनता के पास आ गई, जनता से पैसा बैंकों के पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। इसी के विपरीत जब मंदी की स्थिति है तो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियाँ जो बेची गई थी वो वापस ले ली जाएगी ताकि पैसा वापस जनता के पास चला जाए या मार्केट में चला जाए, बैंकों के पास जाएगा, बैंकों से। इस तरह खुले बाजार की क्रियाओं का यूज़ किया जाता है। तीसरा है नगद कोषानुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशो। नाम से स्पष्ट है कि जितने भी आरबीआई के मेंबर्स बैंक हैं उनको अपनी कुल मांग और सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत नगद रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे CRR। जैसे 100 रुपये में से 4% CRR की दर है तो 4 रुपये आरबीआई के पास रखती है। फोर्थ आता है वैधानिक तरल कोषानुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब यहाँ CRR में टर्म आया नगद, यहाँ है तरल। अब जितने भी मेंबर्स बैंक हैं उनको कुछ पैसा तरल रूप में अपने पास रखना पड़ता है। नकद में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी हो सकता है, बॉन्ड्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो तरल रूप में बैंकों को अपने पास कुल मांग और सावधि जमाओं का कोष के रूप में रखना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे SLR। ठीक है, जैसे हम अपनी मंथली इनकम में से कुछ बचा कर रखते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, वैसे ही बैंकों को भी रखना पड़ता है। तो एक आरबीआई अपने पास रखता है 4%, वहाँ जैसे जनरली 4% रहा है तो 4%, 4 रुपये, 100 में से 4 रुपये आरबीआई के पास रख दिए, 20 रुपये बैंकों ने अपने पास रख दिए। अब 5th और 6th है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। ये इनका प्रचलन थोड़ा बड़ा है, अभी आरबीआई ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया इनको। रेपो दर क्या है, ये भी एक तरह से बैंक दर की तरह एक ब्याज दर ही है और सेम बैंक दर की तरह ही इसकी फंक्शनिंग है। आरबीआई के द्वारा अपने मेंबर्स बैंक को या केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को इनको
अल्पकालीन ऋण दिया जाता है उस पर जो ब्याज दर लगाई जाती है वो है रेपो दर। अब होता क्या है, कभी किसी दिन बैंकों के पास क्या हुआ, ऋण लेने वाले ज़्यादा आ गए और जमाई कम हुई, तो क्या होता है, इनको बैलेंस मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने एक फैसिलिटी दी कि आप आरबीआई से उधार ले सकते हो। इसी तरह रिवर्स रेपो दर है। रिवर्स रेपो दर में क्या है, मान लो किसी दिन जमाएं ज़्यादा आ गई और ऋण कम दिया गया, तो क्या होगा, जमाओं पर तो सारे बैंकों को ब्याज देना ही है। जैसे हमने बैंकों में पैसा जमा कराया, हमारा सेविंग अकाउंट है, एफडी है, तो उन पर इनको रेगुलरली एक ब्याज देना ही पड़ेगा। अब लेकिन किसी दिन एक्स्ट्रा अमाउंट उनके पास रह गया तो उनको घाटा हुआ, लागत ज़्यादा आएगी, तो उसके लिए आरबीआई ने फैसिलिटी दी कि आपकी अतिरिक्त जमाओं को आप वापस रीपर्चेज की गारंटी से आरबीआई के पास रख सकते हो और उस पर आपको एक मिनिमम अमाउंट पे, एक निर्धारित दर पे ब्याज दिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो दर। तो सिंपल हो गया, यदि आरबीआई से बैंक ऋण ले रहे हैं और उसके बदले में जो ब्याज दर आरबीआई को दिया जा रहा है वो तो है रेपो दर, और यदि बैंकों ने आरबीआई में पैसा जमा करवाया है तो उसके बदले में आरबीआई बैंकों को ब्याज दे रहा है, वो है रिवर्स रेपो दर। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं चयनात्मक साख नियंत्रण के उपकरण। पहला है मार्जिन निर्धारण। इसका सबसे पहले आरबीआई ने भारत में 1956 से किया था, लगभग मतलब ये इनको वस्तु की संग्रह प्रवृत्ति पर रोक लगाने यूज़ किया जाता है इसको जनरली। जैसे मार्जिन का अर्थ है कि आरबीआई ने बहुत बार जैसे माल की ज़मानत पर ऋण की सुविधा दी है, आरबीआई के द्वारा ये फैसिलिटी दी है, उसके माध्यम से बैंक देते हैं कि चीनी, चावल, जूट, गेहूँ इत्यादि जो माल है उसके आधार पर जो उनके व्यापारी हैं उनको ऋण दिया जाता है। तो जितने माल का अमाउंट है उस पर एक मार्जिन निर्धारित किया जाता है। तो यदि वस्तु की संग्रह प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है, तो बैंक क्या करेगी, या उनको कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, आरबीआई के द्वारा ही होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी। मतलब अब पूरे माल की वैल्यू 100 रुपये है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले 30% था तो उसको बढ़ा के 40% कर देंगे ताकि लोन कम जाए। ठीक है, लोगों के पास ऋण कम जाए। इसी तरह मान लो ऋण बढ़ाना है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी वस्तु पर, तो उस पर मार्जिन कम कर दिया जाएगा। इसी तरह सेकेंड है उपभोक्ता साख नियंत्रण। जब अर्थव्यवस्था में जैसे टिकाऊ वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या किसी भी क्षेत्र में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ क्या करेंगे, आरबीआई उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ब्याज की दर को बढ़ा देंगे। जैसे जिन वस्तुओं पर ऋण ज़्यादा लिया जा रहा है और उनकी मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर क्या होगा, ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा। इसी के विपरीत जब ज़रूरत है कि कुछ अनिवार्य वस्तुएं हैं या जब नेसेसरी है या मंदी की स्थिति है जब और उनकी मांग को बढ़ाना है, तो आरबीआई के माध्यम से क्या होगा, ये निर्देशित किया जाएगा सभी बैंकों को कि वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में या उन वस्तुओं पर क्या करें, ब्याज को कम कर दें। थर्ड है अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारण। अग्रिम मतलब वही ऋण और अग्रिम एडवांसेस बोलते हैं, तो एक तरह से ऋण है ये। अब किसी भी क्षेत्र में यदि ऋण दिए जा रहे हैं तो उनकी एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब जब मंदी की स्थिति है तो ऋण को बढ़ाना है तो अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया जाएगा और मुद्रास्फीति की स्थिति अधिकतम सीमा को कम कर दिया जाएगा। इसी तरह विविधात्मक ब्याज की तरह है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्याज दरें। जैसे कृषि क्षेत्र में अधिक आवश्यकता है तो वहाँ पर ब्याज और रिक्वायरमेंट अधिक है और उनको बढ़ावा देना है तो वहाँ ब्याज दर कम रखी जाएगी, और किसी दूसरे क्षेत्र में जब महंगाई ज़्यादा है तो वहाँ ब्याज दर अधिक रखी जाएगी। नैतिक अनन्य मॉडल सॉल्यूशन का भी कई बार यूज़ किया है सट्टे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा जो मेंबर्स बैंक है उनको कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ऋण को कम किया जाए या बंद किया जाए। प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से भी साख नियंत्रण किया जाता रहा है। ये हो गए हमारे मौद्रिक नीति के उपकरण। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के प्रकार क्या है या मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में।